हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक। और जैसा कि मैंने बोला था आपको कि वीकेंड्स पर हम एक हफ्ता का पूरा जीके एक साथ कवर करेंगे और उसमें जो भी 30, 40, 50 खबरें जो बिल्कुल टॉप खबरें होगी उनको लेकर हम बात करेंगे। और जो हमारा वो टॉपिक चल रहा था यानी कुछ स्पेसिफिक इश्यूज या उनके ऊपर कोई बात, तो वो मैं आपको लिए जैसे जैसे बीच बीच में इश्यूज आते रहेंगे वो वैसे लेके आता रहूंगा। इसके अलावा मैंने बोला था कि आपको बैंकिंग की क्लासेस भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। बैंकिंग का मतलब बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है ना। तो बैंकिंग अवेयरनेस के मैं एक एक करके वीडियो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए आ जाएंगे। तो आज चलिए ये करंट अफेयर शुरू करते हैं, जिसमें आपका वीकली करंट अफेयर्स की मैंने बात की थी उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो करंट अफेयर्स है ये 25 अप्रैल से 2 मई का है। और इसके बीच में क्या क्या चीजें हुई है, वैसे तो सारी चीजें अभी नहीं हो रही है, कोई खेल नहीं हो रहा है, कोई स्पोर्ट नहीं हो रहा है, कोई अवार्ड नहीं मिल रहे हैं, कोई समिट नहीं हो रही है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी बाद में, तो उनको मैं लेकर आया हूँ जो मेन चूज करके फैक्ट। तो देखिए इसमें सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर है और ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। अब आप देखिए, वैसे तो मैं वन लाइनर क्वेश्चन ही आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि आप ही ने कई लोगों ने कमेंट किया था कि वो जो मैं मुद्दे पढ़ाता हूँ उसमें काफी डेप्थ में चला जाता हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इनमें वन लाइनर ही लेकर आया हूँ। लेकिन जहां जहां पर एक्सपांड करना होगा, जैसे इस मलेरिया वाले में, तो मैं आपको थोड़ी चीजें इधर उधर बताता रहूंगा। बाकी आपको वन लाइनर क्वेश्चन ही मैं इसमें बताऊंगा। तो विश्व मलेरिया दिवस जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर हम इसमें थोड़ा देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई थी और इसके जो प्रेसिडेंट है अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो है टेड्रोस एनाधोम। और ये जो है इथोपिया एक कंट्री है, वहां के ये प्रेसिडेंट है, वहां के हैं ये, और WHO का प्रेसिडेंट है। और WHO एक वर्ल्ड जो विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये इससे रिलेटेड खबरें आपकी हो सकती है। WHO का हेडक्वार्टर हो सकता है कि WHO का हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है, और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये कई सारी चीजें जो आपकी आ सकती है इनसे रिलेटेड। और ये बातें अगर आप बार बार सुनेंगे कि WHO की स्थापना, WHO का ईयर, WHO के क्या चीजें हैं, तो आपको बार बार आती रहेगी, याद होता रहेगा। बाकी मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए वन लाइनर लेके आया हूँ। जैसे इसमें एक बात और ऐड कर सकते हैं आप कि मलेरिया जो है, भारत ने इसको कब तक खत्म करने का टारगेट रखा है, तो 2030 तक मलेरिया एंड करने का टारगेट रखा। और इसके लिए एक उन्होंने कैंपेन भी चलाया, उस कैंपेन का नाम है मेरा का मतलब है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। तो ये मलेरिया का एक कैंपेन है जो भारत में मलेरिया की अवेयरनेस के लिए और मलेरिया को खत्म करने के लिए 2030 तक खत्म करने के लिए कैंपेन चलाया गया है। तो इतनी सारी बातें हैं दोस्तों जो आपको याद रखनी है मलेरिया दिवस से रिलेटेड। और भी अगर आप याद रखना चाहें तो 25 अप्रैल को जो मलेरिया दिवस मनाया गया है, वो उसका जो थीम है स्टार्ट विथ मी, ये उसकी थीम है। तो कभी कभी डेज की थीम भी पूछी जा सकती है, वो आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे जो आपका फैक्ट है वो है कि एक ऐप लॉन्च किया गया है, ई कार्यालय ऐप। तो ई कार्यालय ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपको बताना है। और ई कार्यालय ऐप जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है CISF के द्वारा। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का मतलब है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो जितने भी हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठान है उनकी सुरक्षा का जिम्मा CISF के थ्रू है, और उसने ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य है कि कोरोना महामारी के कारण जितने भी फाइल का मूवमेंट होगा ऑफिसेस में, वो इन हैंड ना होकर इस ऐप के थ्रू हो जाए, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाए। तो ये है। इसके अलावा एक आपने सुना होगा कि ये किससे रिलेटेड है, ये वाइटल करके है, ये हाई प्रेशर वेंटिलेटर है। और आपको बताना है हाई प्रेशर वेंटिलेटर है ये। इस हाई प्रेशर वेंटिलेटर को किसने बनाया है? इसको बनाया है नासा ने। हाई प्रेशर वेंटिलेटर है, इसको बनाया है नासा ने, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसके अलावा एक ऐप के बारे में मैं बता रहा हूं आपको,
इस ऐप के को आपको बताना है, या फिर आप इसको इस तरीके से ले लीजिए कि 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को, एक्चुअली ये ऐप का क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको इसको उल्टा तरीके से बता रहा हूँ कि 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है वो दिवस का नाम है पंचायत दिवस, पंचायत राज दिवस। पंचायत दिवस का मतलब ये है कि 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायत राज से संबंधित चीजों को लागू किया गया था। यानी भारत में जो पंचायती राज लागू हुआ था वो 24 अप्रैल 1993 से हुआ था। एक्चुअली इससे रिलेटेड और चीजें आप समझ सकते हैं। ये जो 24 अप्रैल है, अभी हाल ही में 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी पंचायत के मुखिया और सरपंचों के साथ में एक मीटिंग की थी, नंबर 1। दूसरा, एक पंचायत ऐप लॉन्च किया था, ई ग्राम स्वराज। तो इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था, ई ग्राम स्वराज। ई ग्राम स्वराज क्या है? एक ऐप है जो पंचायतों के डिजिटलाइजेशन के लिए काम करेगा, तो पूर्ण डिजिटलाइजेशन के काम करेगा। और ई ग्राम स्वराज अभी 24 अप्रैल 2020 को ई ग्राम स्वराज ऐप लॉन्च किया गया है। पंचायतों का जो स्टार्टिंग जो है वो 24 अप्रैल 1993 को हुआ है। और आप देखिएगा ये हमारे लिए एक जो डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जब ये एक्ट पास हुआ, जो एक्ट लागू हुआ, उस दिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसमें पंचायतों से रिलेटेड सारे प्रावधान है, आर्टिकल 243। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट जोड़ा गया, एक भाग जोड़ा गया जिसको पार्ट 9 बोलते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल जोड़ी गई, एक अनुसूची जोड़ी गई जिसको शेड्यूल 11 बोलते हैं। तो ये सारी चीजें पंचायती राज से संबंधित हैं। शेड्यूल 9, शेड्यूल 11, पार्ट 9, आर्टिकल 243 और 2022 ई ग्राम स्वराज ये ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये पंचायतों से रिलेटेड कई सारी बातें मैंने आपको की। तो मैं बहुत ज्यादा डाइवर्जन नहीं ले रहा हूँ, जो जो चीजें हैं उसको एक एक लाइन में ही बता रहा हूँ। बस ये है कि मैं उस लाइन को थोड़ा बहुत एलोबरेट कर रहा हूँ। और आपको कोई भी टॉपिक अगर इन डेप्थ पढ़ना है तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नहीं तो हम हमारे जो वो कई सारे मुद्दे वाले टॉपिक हैं उसमें भी हम ट्राई कर रहे हैं कि धीरे धीरे उनको लेकर आया जाए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, एक चर्चित पर्सन है, आपको बताना है ये कौन है, संजय कोठारी। तो संजय कोठारी जो है वो हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। संजय कोठारी की नियुक्ति हुई है किस रूप में? तो संजय कोठारी की नियुक्ति हुई है चीफ विजिलेंस कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। और ये जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है, वो इसको हम बोलेंगे मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो ये मुख्य सतर्कता आयुक्त के चीफ विजिलेंस कमिश्नर है और हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। अब अगर देखिए ये सतर्कता आयुक्त क्या है, या फिर सीवीसी जिसको हम बोलते हैं, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है सीवीसी। इस सीवीसी नाम के ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोग होते हैं। एक तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर होता है और 2 इसके और आयुक्त होते हैं, यानी 3 लोग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो है अभी बनाए गए संजय कोठारी, उसके अलावा 2 लोग और हैं। और ये चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति एक तो प्रधानमंत्री, एक लोकसभा अध्यक्ष और एक विपक्ष का नेता। लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये तीनों लोग मिलकर रिकमेंड करते हैं और इन तीनों लोगों के द्वारा ही चीफ विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। और 2 इसमें अलग से होते हैं। तो ये क्या काम करता है सीवीसी? ये काम करता है कि भारत में जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हैं उनसे रिलेटेड मामलों को ये देखता है। और इसकी स्थापना जो सीवीसी है, सीवीसी एक बॉडी है, उसमें ये लोग काम करते हैं और एक इसमें चीफ विजिलेंस कमिश्नर है। तो सीवीसी की स्थापना 1964 में हुई थी। 1964 में हुई थी संथानम समिति की सिफारिश पर। और संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और फिर इसको 2003 में इसको स्टैच्यूटरी अथॉरिटी बना दिया गया। स्टैच्यूटरी अथॉरिटी बनाने का मतलब यह है कि इसका पहले संविधान में जिक्र नहीं था और 2003 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया और एक्ट पास करके इसको सीवीसी को बना दिया गया। तो ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड मामलों की जांच करने के लिए एक संस्था है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय कोठारी का नाम आप याद रखिएगा। अगर इसमें और भी आप डेप्थ में जाना चाहें तो बताने के लिए मेरे पास काफी सारा है, लेकिन वो एसएससी के ज्यादा काम का है। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि सीवीसी जो है वो उनकी कब तक रहता है, तो 4 या 64 वर्ष का रहता है उनका कार्यकाल। 4 या 64 वर्ष का मतलब ये कि या तो वो 4 साल पूरे करेंगे या फिर 64 वर्ष की आयु पूरी करेंगे। तो 64 वर्ष और 4 साल की जो भी आयु पूरे करेंगे उससे पहले जो पहले आ जाएगा वो तब तक ही बने रह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है जो अभी नियुक्त हुआ है, उसको 2 साल हुए और वो 64 का हो गया,
तो ये 64 का होने पे वो पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 4 साल हो गए लेकिन अभी 62 का हुआ है, तो भी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम या तो 4 साल की सर्विस हो या फिर वो 64 साल की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो ये सीबीसी के बारे में है। इसके बाद में देखिए जो आपको और चीजें जाननी है वो ये जाननी है कि रिलायंस जियो की हम बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि रिलायंस जियो ने क्रांति कर दी थी डिजिटल मार्केट में। तो रिलायंस जियो ने अभी हाल ही में अपनी फंडिंग की है, अपना फंड जुटाया है 9.99% शेयर, यानी करीब 10% शेयर बेचकर रिलायंस जियो ने क्या किया है, अपने 43,574 करोड़ रुपए जुटाए। तो आपको बताना है कि ये किसने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्ट किया है मार्क जुकरबर्ग ने, यानी फेसबुक ने रिलायंस में इतना प्रतिशत शेयर अभी खरीद लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस जियो के बाद में अगर हम बात करें तो एक आपका जो मेजर है टॉपिक वो है फाइनेंस कमीशन। तो आपको पता होगा दोस्तों फाइनेंस कमीशन के बारे में, और आपको पता होगा वित्त आयोग के बारे में। ये वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के तहत इसको नियुक्त किया जाता है। और एक चीज और देख लीजिए, इसमें आर्टिकल 280 के तहत जो ये नियुक्त किया जाता है इसके क्या क्या काम है, फिर हम बात करेंगे कि अभी भारत में कौन सा ये लग रहा है। तो आर्टिकल 280 के तहत जो ये वित्त आयोग बनाया जाता है, इसके 3 काम आप मेजरली ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये कि स्टेट और राज्यों के बीच में, यानी सेंटर और राज्यों के बीच में किस तरीके से करों का बंटवारा किया जाए। जो टैक्सेस हैं वो सेंटर और स्टेट दोनों के मिलाकर लगते हैं। जैसे आप जीएसटी पे करते हैं तो आधा सेंटर को जाता है, आधा राज्यों को जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ रेवेन्यू जो सिर्फ सेंटर को प्राप्त होता है उसमें से राज्यों को कितना दिया जाए, नंबर 1। दूसरा, राज्यों को जो दिया जा रहा है उसका बेसिस क्या हो, क्या क्या ऐसे डिटर्मिनर्स हो जिनके आधार पर सेंटर जो है राज्यों को पैसा दे। और तीसरा है कि जो हमारे पंचायत जो है उनके रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये 3 काम तो हैं। इसके अलावा कोई प्रेसिडेंट अगर कोई काम देता है तो वो चौथा काम इसको करना होता है। तो ये वित्त आयोग एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इस वित्त आयोग की अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी इसकी सलाहकार परिषद की। तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा था कि इसके जो वित्त आयोग है ये हर 5 साल में नियुक्त किया जाता है। तो इस बार भी नियुक्त किया गया था, और इसकी जो रिकमेंडेशन रहती है वो 5 साल के लिए अप्लाई रहती है। तो जो हमारे अभी वित्त आयोग है वो 15वां वित्त आयोग है, 15वां। और इस 15वें वित्त आयोग की सिफारिश जो ये करेगा, रिकमेंडेशन जो करेगा, वो 2025 तक इंप्लीमेंट हो सकेगी। यानी 2020 से 2025 तक 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। और इन 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को जो 5 साल के लिए लागू किया जाएगा उसमें करों का बंटवारा कैसे किया जाए, किन फैक्टर्स पे किया जाए, कितना दिया जाए, उनके बारे में बात की जाएगी। और इस 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। एक और चीज जो इससे लिए कंट्रोवर्सी बन रही है कि इसने राज्यों को कितना % शेयर देने का वादा किया है। तो ये बोला है कि सेंटर के पास अगर 100 रुपए है तो उसमें से 41 रुपए राज्यों को दे दिए जाए, 41% शेयर किसको दे दिया जाए, राज्यों को दे दिया जाए। लेकिन अब आप देखिएगा 41% शेयर राज्यों को तो दिया जाए, लेकिन कितना किस राज्यों को मिले, इसके लिए कंट्रोवर्सी बन रही है। ये अमाउंट 14वें वित्त आयोग में 42% था। कितना था, 42%, यानी 58 सेंटर के पास रहेगा और 42% राज्यों के पास रहेगा। लेकिन इस बार इसको घटा दिया है। ऐसा बोला गया है कि ये जो 1% का डिफरेंस है वो हमारे 2 नए यूनियन टेरिटरी बने हैं उनके लिए है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि 2 नए जो यूनियन टेरिटरी बने हैं वो 2 नए यूनियन टेरिटरी कौन से हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो 2 नए बने हैं वो कितने हैं। और एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मुझे कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है अब उनकी संख्या कितनी हो गई है। ठीक है, मैं आपको क्लू दे देता हूं, पहले 7 सेंट्रल टेरिटरी थे, अब जो है अब कितने हो गए, ये यूनियन टेरिटरी या सेंट्रल टेरिटरी जो है पहले 7 थे, अब बताइएगा। दूसरा, मैं जो कंट्रोवर्सी बता रहा था कि ये जो 41% शेयर देगा राज्यों को, इस 41% शेयर में उन्होंने बोला है कि हम 2011 की जनसंख्या को मानेंगे। तो आप देखिए ये जो अमाउंट डिसाइड किया जाता है, ये जो अमाउंट दिया जाता है, इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं। उसमें से एक फैक्टर होता है कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा उसको उतना ज्यादा रेवेन्यू दिया जाए, नंबर 1। ऐसे दूसरे भी फैक्टर होते हैं। तो इन्होंने बोला कि 2011 की जनसंख्या को आधार बनाएंगे, जबकि पहले बोला जा रहा था कि 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा। तो आप देखिए 1971 की जनसंख्या और 2011 की जनसंख्या में क्या फर्क है। 2011 की जनसंख्या मानेंगे तो उत्तरी राज्यों को ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी नॉर्दर्न स्टेट जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, इनको ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि इन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा बड़ी है और दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या को कंट्रोल किया है। तो अगर दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल किया है और कंट्रोल करने के बाद उनको कम पैसा मिल रहा है, जबकि उत्तरी राज्यों ने ज्यादा जनसंख्या बढ़ाई है तो भी उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो ये कंट्रोवर्सी इस वित्त आयोग में हो रही है। ठीक है, तो ये वित्त आयोग के बारे में था। कुछ और टॉपिक है उनके बारे में बात करते हैं।
देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है नेस्कॉम के बारे में। तो नेस्कॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेस्कॉम, और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखिया बने हैं उनके बारे में हमारी रिपोर्ट है। पहले तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये नेस्कॉम का पूरा नाम है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड कंपनीज। तो इसके जो चीफ बने हैं वो बने हैं आर मुरुगेश, केशव आर मुरुगेश। तो अब देखिए ये नेस्कॉम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज और कंपनीज का, उसके हेड बने हैं केशव आर मुरुगेश। अब देखिए ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना होता है कि एक फिक्की है, एक CII है, तो इनके भी हेड जो है पूछे जाते हैं। जैसे ये हमारी इंडस्ट्री है उसके अलग अलग एसोसिएशन बना रखे हैं, जैसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, वापस रिपीट कर रहा हूं, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। एक फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की और CII। तो ये जो फिक्की है इसके अध्यक्ष बने संगीता रेड्डी और इसके अध्यक्ष बने हैं विक्रम किर्लोस्कर। तो संगीता रेड्डी और विक्रम किर्लोस्कर, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पूछी जाती हैं। इसके बाद वन लाइन क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें हैं जो पिछले हफ्ते में घटित हुई हैं, और ये मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, हर रोज आप 1 घंटा या आधे घंटे का वीडियो न भी देखें, लेकिन सिर्फ वीकेंड पर केवल आधे घंटे का वीडियो अगर ये आप देख लेंगे तो भी आपका पूरा वीक का जीके कवर हो जाएगा। और हम ट्राई करेंगे कि इसको वीकली के अलावा मंथली भी किया जाए, ताकि मंथ में 2 या 3 घंटे का वीडियो और एक साथ पूरे महीने का जीके आपका कवर हो सकता है। फिलहाल हम इसको वीकली बेस पर लेके जा रहे हैं। फिर आप देखिएगा एक आपने नाम सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी जो है ये कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए की जाती है। अगर कोई पेशेंट कोविड-19 का ठीक हो गया है तो उसके शरीर में जो ब्लड में एंटीबॉडीज बनी है उसका सहारा लेते हुए उस व्यक्ति के खून का या ब्लड का प्लाज्मा दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाता है जो कोविड-19 से लड़ रहा है, ताकि उसको सहायता मिल पाए। तो ये प्लाज्मा थेरेपी जो है भारत में पहली बार किस ऑर्गेनाइजेशन ने की है, तो ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। आपको बताना ये कहां पर है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये भारत की पहली ऐसी सरकारी यूनिवर्सिटी है जिसने ये प्लाज्मा थेरेपी सक्सेसफुली की है। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है यूपी लखनऊ में है, लखनऊ यूपी, प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि एक दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? 29 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड डांस डे, वर्ल्ड डांस डे। तो 29 अप्रैल वर्ल्ड डांस डे, विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता रहा था कि WWF के बारे में क्या फैक्ट है कि WWF जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो वाला नहीं है लड़ने वाला। WWF का मतलब है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका ऑफिस जो है, हेड ऑफिस जो है ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। मैं अभी क्यों बता रहा हूं इसको लेकर आपको, ये कई बार आता रहता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कई सारी चीजें हैं। अगर हम बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो हम एग्जाम में कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है कि हम सोचते हैं कि इतने सारे कौन याद रखेगा, लेकिन हम डेली करंट अफेयर्स में इसको रूटीन में लेके आएंगे तो याद हो जाएगा। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ग्लांड स्विट्जरलैंड में जो WWF का ऑफिस है, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद चेस प्लेयर है और विश्वनाथन आनंद जो चेस प्लेयर है उनको इन्होंने बनाया है। और किसके लिए बनाया है? इन्होंने बनाया है पर्यावरण शिक्षा के लिए, यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए WWF के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विश्वनाथन आनंद, जिसका हेड ऑफिस ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि हमारे एक प्रसिद्ध एक्टर, बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर जिनकी डेथ हुई हाल ही में, उनका नाम है इरफान खान। वैसे तो ऋषि कपूर की भी हुई है, लेकिन इरफान खान की हाल ही में डेथ हुई है। तो आप लोगों को भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनको कौन सा कैंसर था, तो इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ट्यूमर। एंडोक्राइन ट्यूमर जो है, इससे इरफान खान की डेथ हुई है। चलिए, इसके बाद में ये तो एक बहुत छोटा सा फैक्ट है, वन लाइनर है।
अभी आप देखिए इसके अलावा क्या हमारे पास फैक्ट है, एक मंगल मिशन जो है चाइना भेज रहा है, मंगल मिशन, और उसका नाम रखा है तियानवेन फर्स्ट। तो तियानवेन फर्स्ट क्या है, चाइना के द्वारा भेजे जाने वाले मंगल मिशन का ये जो है नाम है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका है कि यूनाइटेड नेशन, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सारी चीजें उसके बारे में, जितनी आप आईएएस भी दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारी चीजें मैंने बता दी थी। तो यूनाइटेड नेशन जो है उसमें भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसे बनाया गया है, यानी स्थायी प्रतिनिधि, इसको बोलते हैं हिंदी में स्थायी प्रतिनिधि। तो देखिए जो यूनाइटेड नेशन है उसमें सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं और एक स्थायी प्रतिनिधि वहां पर रहता है। तो स्थायी प्रतिनिधि जो है वो बनाया गया भारत से टीएस तिरुमूर्ति। और ये जो टीएस तिरुमूर्ति हैं इन्होंने स्थान लिया सैयद अकबरुद्दीन का। सैयद अकबरुद्दीन पहले थे, टीएस तिरुमूर्ति अभी बने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनाइटेड नेशन का जो है यूएन डे कब मनाया जाता है, यूएन डे। देखिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसलिए लिखने के लिए बोलता हूं कि अगर आप वीडियो वास्तव में देख रहे हैं तो एटलीस्ट आप इंटरेक्ट तो करिए। हम अगर लाइव इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप कमेंट में भी डालेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं। उससे ये चीजें होती है कि हमें और वीडियो और अच्छा वीडियो, क्वालिटी वीडियो बनाने का ये रहता है, मोटिवेशन रहता है। तो आप मुझे बताइएगा कि यूनाइटेड नेशन का जो डे है, यूएन डे, कब मनाया जाता है। ये मैंने आपके पिछले वीडियो में बताया भी था। चलिए अब हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, इम्यूनिटी का मतलब होता है आपकी पावर, जो रोगों से लड़ने के लिए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस राज्य ने जीवन अमृत योजना का उद्घाटन किया, जीवन अमृत योजना। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जहां से आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। आप अपने डाइट में उन चीजों को ले सकते हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार ऐसा बोला है। तो किन चीजों से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए एक जीवन अमृत योजना किस राज्य ने चालू की है, तो ये राज्य का नाम है हमारा मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान जो है वहां के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक खिलाड़ी का नाम मैं आपको बता रहा हूं। आपको बताना है कि वो खिलाड़ी जो है किस फील्ड से रिलेटेड है, और उन खिलाड़ी का नाम है चुन्नी गोस्वामी। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये भारतीय कैप्टन रह चुके हैं पहले। ये है फुटबॉल में भारतीय कैप्टन रह चुके हैं और इनकी हाल ही में डेथ हुई है। तो चुन्नी गोस्वामी का संबंध जो है फुटबॉल से है, पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान। ठीक है दोस्तों, एक और चीज जो आपके लिए अभी आई है भारत के लिए, सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें बताता है कि कहां पर हथियारों का एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, किस कंट्री का डिफेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इसमें देखिए तीन चीजें बताइए। सबसे पहले तो ये कि एक्सपेंसेस के मामले में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ी कंट्री तो यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है, लेकिन तीसरे नंबर पर अब जो कंट्री हो गई है वो हो गई है इंडिया। यानी इंडिया का डिफेंस एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गया है और ये करीब 76 बिलियन हो गया है। चाइना का तो करीब 250 ऊपर है और इसका 750 करीब है। हालांकि भारत का बहुत कम है, लेकिन थर्ड जो नंबर है वो भारत का है डिफेंस एक्सपेंसेस के मामले में। और दूसरा, इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि डिफेंस में जो एक्सपेंसेस है ये तो बढ़ रहा है, लेकिन ये परसेंटेज जो जीडीपी का परसेंटेज जो है वो कम हो रहा है, जीडीपी का परसेंटेज के रूप में। क्योंकि पहले हमारी जीडीपी मान लीजिए 100 रुपए थी, हम 20 रुपया खर्च करते थे तो 20% होता था। अब हमारी जीडीपी हो गई है 200 रुपए, लेकिन अब अगर हम 30 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 30 रुपया पहले 20 से ज्यादा ही है, लेकिन 200 का परसेंटेज 15 होगा, जबकि 100 का परसेंटेज पहले वो 20 था। तो जीडीपी का परसेंटेज जो है वो घट रहा है, लेकिन इंडिया का डिफेंस एक्सपेंसेस जो है बढ़ता जा रहा है। दूसरा, इसने बताया कि कौन से कंट्री में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं और इंपोर्ट्स करते हैं, इन दोनों के बारे में बताया गया है। तो अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है चाइना, यूएसए, देन रशिया और फ्रांस। ये तीन कंट्री हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम। और अगर इंपोर्ट्स की बात करें तो फिर यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात है कि सऊदी अरेबिया सबसे टॉप पर है, और उसके बाद में इंडिया का नंबर है, उसके बाद में इजिप्ट का नंबर है। तो ये तीन कंट्रीज हैं। तो कभी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भारत जो है विश्व में कितने नंबर पर है, इसके मामले में, इंपोर्ट्स के मामले में, सबसे ज्यादा हथियारों की खरीदारी करने के मामले में दूसरे नंबर पर है। और अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो उसका नाम है सऊदी अरब, और अगर थर्ड नंबर की बात करें तो इजिप्ट। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के ही मामले में चाइना का स्थान 5वां है, चाइना 5th प्लेस पर है। यानी इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है हथियारों का, तो दोनों ही मामले में चाइना का नंबर जो है 5वां है। ठीक है दोस्तों, तो सिप्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, और ये डिफेंस से रिलेटेड कई सारे मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट जो है जारी करता है। इसके बाद देखिएगा क्या और चीजें हैं।
तो आपको बताना ये क्या है, हबल। हबल हबल जो है एक टेलीस्कोप है। हबल क्या है, टेलीस्कोप है। और ये टेलीस्कोप जो है छोटा टेलीस्कोप नहीं है, काफी बड़ा टेलीस्कोप है। और ये जो है यहां पर धरती पर नहीं है, ये जो है अंतरिक्ष में स्थापित किया गया एक टेलीस्कोप है, जिसको नासा ने स्थापित किया है। हाल ही में इसलिए चर्चा में है कि इस हबल टेलीस्कोप ने अपनी स्थापना के 30 इयर्स कंप्लीट कर लिए, 30 साल पूरे कर लिए हैं इसने, हबल टेलीस्कोप ने। तो ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, इसके अलावा अभी हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, ब्रिक्स मीटिंग। अब आपको पता है कोविड-19 के चलते आपका जीके वैसे शॉर्ट हो गया है और मीटिंग्स वगैरह हो नहीं पा रही है, लेकिन ये वर्चुअल मीटिंग है ब्रिक्स देशों की। ब्रिक्स में आपको पता है 5 कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज हैं ब्रिक्स में, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये पांचों कंट्री और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए इंडिया की और चाइना की पॉपुलेशन अगर मिला लें तो करीब 250 करोड़ होती है, 250 करोड़। और विश्व की जनसंख्या है 750 करोड़। यानी आप देखिएगा कि हर 3 में से एक व्यक्ति या तो चाइनीज है या इंडियन है, सबसे बड़ी बात। फिर रशिया का एरिया सबसे बड़ा है वर्ल्ड में, फिर चाइना का भी बड़ा है, इंडिया का भी बड़ा है। तो बहुत सारा बड़ा एरिया और बहुत सारी पॉपुलेशन, वर्ल्ड की बहुत बड़ी इकोनॉमी, जीडीपी, ये सारे इस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में है और इसका इंडिया एक पार्ट है। और इसकी मीटिंग हाल ही में हुई थी, लेकिन अब चूंकि वर्चुअल मीटिंग है तो स्थान लिखना नहीं है, तो आप ये बस ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स की मीटिंग जो हुई है उसमें एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया है भारत की तरफ से। एस जयशंकर, एस जयशंकर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कहां पर होगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 जो है वो होगा सर्बिया में, ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 होगा सर्बिया में। एक और आपका अच्छा क्वेश्चन है, बाउंस बैंक स्कीम। बाउंस बैंक नहीं, ध्यान रखिएगा, बाउंस बैंक स्कीम। बाउंस बैंक स्कीम किस कंट्री ने अभी लॉन्च की है? और इस बाउंस बैंक स्कीम को लॉन्च किया है यूके ने। यूके के फाइनेंस मिनिस्टर एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं जिनका काफी नाम चल रहा है आजकल, ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक जो है वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उन्होंने स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत क्या होगा, 2000 से लगाकर 50,000 डॉलर, 50,000 पाउंड, सॉरी, 2000 से लगाकर 50,000 पाउंड तक का लोन एमएसएमई सेक्टर के छोटे छोटे व्यापारियों को दिया जाएगा, जो कि 12 महीने तक इंटरेस्ट फ्री रहेगा। और ये बड़ी योजना है। दूसरा, यहाँ पे देखिए मैंने पाउंड बोला है, वैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले टॉपिक बताया था कि ब्रेक्सिट, तो पहले लंदन जो है ब्रिक्स में उसमें था, यूरोपियन यूनियन में था, लेकिन फिर भी इसकी करेंसी पहले यूरो नहीं थी। यूरोपियन यूनियन की जो साझा करेंसी है वो यूरो है। यूके यूरोपियन यूनियन में था लेकिन उसकी करेंसी ये नहीं थी, यूरो नहीं थी, उसकी करेंसी तब भी पाउंड थी, अब भी पाउंड है, ध्यान रखिएगा। तो पाउंड वहां की करेंसी है, स्टर्लिंग पाउंड हम उसको बोलते हैं। तो ऋषि सुनक ने बोला है कि 2000 से 5000 पाउंड तक का लोन जो है एमएसएमई सेक्टर को इस रूप में दिया जाएगा। यूएसए क्रिकेट के बारे में मैं बता रहा था दोस्तों कि यूएसए क्रिकेट जो है, यूएसए क्रिकेट टीम है और यूएसए क्रिकेट टीम के बारे में आपने सुना होगा, इसके कोच यानी कि इसके प्रशिक्षक कोच को नियुक्त किया गया है जे अरुण कुमार को। ये अरुण कुमार भारतीय हैं, वैसे वहां के कैप्टन जो है, वहां के कप्तान भी भारतीय मूल के हैं, उनका नाम है सौरभ नेत्रावलकर। तो वहां के कोच हैं जे अरुण कुमार और वहां के जो कैप्टन है सौरभ नेत्रावलकर। तो ये यूएसए क्रिकेट टीम है। और इसके अलावा क्या चीजें हैं हमारे पास में दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीआई टैग। तो जीआई टैग को आप पता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं इनको, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और इसको हिंदी में बोला जाता है भौगोलिक संकेतक। तो भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो है ये दिए जाते हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये जो है अभी 3 चीजों को मिले हैं। तो आपका ये क्वेश्चन आता रहता है कई बार कि ये किसको मिला है। तो सबसे पहले तो आप लिखिएगा कि काले चावल, ब्लैक राइस को मिला है, एक टेराकोटा के खिलौने उनको मिला है, खिलौने या कुछ भी आकृतियां लिख दीजिए, टॉयज मत लिखिए, टेराकोटा की जो फिगर्स हैं उनको मिला है, और एक मिला है कोविलपति खदलाई मिठाई। तो अब देखिए ये जो काले चावल है ये है मणिपुर के, ये है गोरखपुर यूपी, और ये है तमिलनाडु। तो
तो आप देखिए काले चावल तो आपको देखने से समझ में आ रहा है कि काले चावल क्या है। काले चावल जो है ब्लैक राइस है और उनको बना के खाया जाता है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन वहां के स्पेसिफिक है। दूसरा मैंने लिखा टेराकोटा। टेराकोटा गोरखपुर के है और टेराकोटा का मतलब होता है कि किसी मिट्टी से खिलौने बनाना और उनको बाद में पका के उनको रंग दे देना। तो ये क्या है, ये बलुई मिट्टी होती है और बलुई मिट्टी के जो खिलौने बनते हैं वो रेड कलर टाइप होते हैं और ये खिलौने गोरखपुर यूपी से हैं। एक कोविल पत्ती कदलाई मिठाई जो मैंने लिखा है, ये कोविल पत्ती कदलाई मिठाई जो है एक तरीके की मिठाई ही है, आपने खाई होगी पक्का, आपको नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा। जो पीनट्स होते हैं, मूंगफली के दाने होते हैं, उसमें जगरी यानी गुड़ मिलाकर उसको चाशनी बना के जो जमाया जाता है, बीच बीच में दाने और वो गुड़ आप खाते रहते होंगे, तो वो ही है। तो ये तमिलनाडु की बहुत फेमस है, तो वहां का इनको मिला है। तो जीआई टैग क्या है, जीआई या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, किसी भी क्षेत्र विशेष की कोई ऐसी वस्तु जो वहां की प्रसिद्ध है उसको एक आइडेंटिटी दे देना कि हाँ ये यहाँ की प्रसिद्ध है, और वहां के जो उत्पादक है, वहां के जो बनाने वाले लोग हैं, वो उसका नाम यूज कर पाए, उसी के लिए जीआई टैग मिलता है, ताकि ये पता लग पाए कि ये यहीं का है। जैसे बीकानेरी भुजिया आपको राजस्थान में मिला हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखते हो कि भुजिया तो लेना है लेकिन बीकानेर के लेना है, लेकिन हर व्यक्ति जोधपुर वाला भी बोलेगा ये भी हमारी बीकानेरी भुजिया, ऐसा वो कर नहीं पाएगा बाद में अगर जीआई टैग मिल जाएगा तो। ठीक है, चलिए इसके बाद में बस इतना ही है। एक और है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। देखिए ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो है ये किसको मिला है, तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये दिया जाता है जापान के द्वारा, और ये एक भारतीय व्यक्ति को मिला है, थंगजाम दबाली। ये डॉक्टर है मणिपुर के और इनको मिला ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ये दिया जाता है जापान के द्वारा। जापान एक देश है जहां के प्रधानमंत्री शिंजो आबे है, वहां की कैपिटल आपको पता है टोक्यो, वहां की करेंसी आपको पता है येन, और वहां की संसद का नाम डाइट है। ये कई बार पूछा जाता है, डाइट संसद का नाम डाइट है, जैसे रशिया की संसद का नाम ड्यूमा है, वैसे यहाँ की संसद का नाम डाइट है। थंगजाम दवाली, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, जापान, ये सारी चीजें हैं। दोस्तों मैंने ट्राई किया है कि आपको पिछले हफ्ते के जितने फैक्ट्स हैं एक बार सारे बताए जाए, यही मेरा ट्राई था। और ये वीकली अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैं बोलता हूं कि आप बैंक, एसएससी, रेलवे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उन एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। रोज आपको जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा कोई वीडियो देखिए और उसी से आप ले वीडियो। तो आप ट्राई करिएगा इसको पढ़ने के लिए, इस फैक्ट्स को लिखने के लिए। मैं ट्राई करूंगा, अभी तो मैं घर पे हूं तो मैं इसके लिए पीडीएफ वगैरह कर नहीं पा रहा हूं, या ये चीजें मैं स्मार्ट बोर्ड पे नहीं लेके आ रहा हूं। जैसे ही स्मार्ट बोर्ड पे मैं चला जाऊंगा तो ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहीं डाल दूंगा और उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो तब तक दोस्तों फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।